नमस्कार दोस्तों, मैं विप्लव कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफलता की और उसी सफलता के तहत आज जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने हर फील्ड में शानदार सफलता पाई है और एक छोटे से गांव से उठते हुए किस तरह दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुंचे। दिल्ली विश्वविद्यालय के पीएचडी में इन्होंने एडमिशन लिया। साथ ही इन्होंने किस तरह संघर्ष करके नीट और जीआरएफ निकाला है, इन्हीं सफलता की कहानी आज लिच्छवी जी के द्वारा सुनवाएंगे। दोस्तों, हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। यही ठानने की कहानी है कि गांव का एक छोटे से कस्बे का एक बच्चा ठानती है, एक बच्ची ठानती है कि हमें कुछ करना है, जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है, और वो आगे बढ़ने की कहानी शुरू होती है और वह दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुंचती है। तो आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आप सबको लिच्छवी साकिया जी से मिलवाते हैं। लिच्छवी साकिया, आप सबसे पहले हमें अपने संघर्ष की कहानी बताएं कि किस तरह से आप एक गांव के बच्चों के लिए एक आदर्श साबित हो सकते हैं। आप किस तरह से संघर्ष किए और इतनी बड़ी सफलता को आपने प्राप्त किया। नमस्ते सर। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरे जीवन में सबसे पहले क्या था कि हम गांव से हैं और हमारे पापा खेती करते थे, तो खेती से ही सारा कुछ चलता था। कोई जॉब बिजनेस वगैरह तो था नहीं। तो हम लोग जब पढ़ते थे ना तो बड़ी दिक्कतें आती थी। पापा पूरा नहीं सपोर्ट कर पाते थे गरीबी की वजह से। तो उस गरीब को देखते हुए मैंने संकल्प लिया। हम कहे कि हमारे भाई छोटे छोटे हैं, मैं ही बड़ी थी। तो जब मैंने ये संकल्प लिया, हम कहे हम अपने पापा का सहारा बनूंगी। तो मैंने उसी समय ठान लिया था कि मुझे लाइफ में सफल होके दिखाना है। और जब मैंने ये संकल्प ठाना तो मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखती थी। कभी ये नहीं सोचती थी कि मैं लड़की हूँ, गांव से बाहर नहीं निकल पाऊंगी और गरीबी हमारे लक्ष्य के लिए रुकावट बनेगी। ये सब चीज़ें सोचना मैंने छोड़ दिया। हम कहे पढ़ना है तो पढ़ना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो पहुंचना है। तो क्या करती थी कि पापा के साथ काम करवाती थी, उसके बाद मैं अपना पढ़ती थी, पढ़ाई में ज़्यादा टाइम देती थी। और सबसे ज़्यादा महत्व क्या रखता है व्यक्ति के जीवन में कि अगर वो निगेटिव थिंकिंग लाना छोड़ दे और हमेशा ये सोचने लगे कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, तो वाई तो उसके साथ ना कहते हैं ना कि नेचर साथ देने लगता है। वही ठीक मेरे साथ हुआ। जब मैं ये सब पॉजिटिव सोचने लगी, मेहनत करने लगी, तो मैं हर चीज़ वो पाने लगी जो मैं चाहने लगी थी। तो वहाँ से जब ये सब चीज़ें सफलता मिलने लगी, वहाँ से इंटर बीए एमए बनारस से किया ये सब। और मेरे पापा का सपोर्ट ये रहा कि लड़की होने के बावजूद भी मेरे पापा ने समाज की बात नहीं मानी कि लड़की है तो उसे घर से बाहर मत निकालो। मेरे पापा ने हमें वही छूट दी जो एक माता पिता लड़कों को देते हैं। और वो जो छूट मेरे लिए थी, तो मैं अपने पापा की इतनी आभारी हो गई हूँ। तो मैंने कहा कि मैं अपने पापा का सिर ऊंचा करके दिखाएंगे, समाज में नाम रोशन करके दिखाएंगे। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि सबके पेरेंट्स ऐसे बने कि अपने लड़कियों को सपोर्ट इतना करें कि वो एक ये फील कर सकें कि हम में और हमारे भाई में कोई अंतर नहीं है। जब मैं ऐसा फील करने लगी ना तो मुझे और जज्बा आने लगा कुछ कर दिखाने का। तो वहाँ से मैंने एम बीए कर लिया और उसके बाद जब बनारस पहुँची तो वहाँ बनारस से एमए कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं बीएड करना चाह रही थी। तो मैं बीएड करने के लिए मैंने प्रयास किया, फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा नंबर भी आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ जो एडमिशन के काउंसलिंग के दौरान जो पैसा मांगा जाता है ना, वो मेरे पापा से बहुत ज़्यादा मांगा गया। तो अब हम सोचे क्या करें, पापा के पास इतना है नहीं, हमें पढ़ना भी है।
तो पापा भी बड़ा असमर्थ हुए कि क्या किया जाए, ब्याज पे पैसा लिया जाए तब तुम्हारा एडमिशन कराया जाए। तो फिर हमारे एक अंकल जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि आपके पापा भले ही आपको ब्याज पे पैसा लेके बीएड करा दें, लेकिन उससे होगा क्या? आप बीएड कर लेंगे, उसके बाद 1000-2000 में किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, उससे क्या आपके पापा ब्याज का पैसा दे पाएंगे जो ब्याज पे उठाए हैं? मुझे लगा बात भी सही कह रहे हैं। तो फिर मैंने कहा बताइए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि, और हमारे एक भैया भी थे जो यहाँ नोएडा में प्रोफेसर हैं, कज़न ब्रदर हैं, उन्होंने भी एडवाइस दी कि अगर तुम पढ़ना ही चाहती हो और गरीबी अगर रुकावट बढ़ रही है तो तुम बीएड को छोड़ के अगर तुम नेट जेआरएफ निकालती हो तो सरकार तुम्हें स्कॉलरशिप देगी। जब सरकार तुम्हें स्कॉलरशिप देगी तो घर से तुम्हें खर्चा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा घर को सपोर्ट कर सकती हो। मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा। हम कहे इससे अच्छा आसान तरीका और क्या हो सकता है कि मेरे पापा कर्ज में भी ना डूबे और मैं पढ़ती भी जाऊं आगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो फिर मैंने वही स्टार्ट कर दिया। अब जब स्टार्ट कर दिया, वहाँ एक दो बार एग्ज़ाम दिए तो रिजल्ट नहीं हुआ, तो थोड़ा निराश हुई। फिर मैं सोची कि नहीं नहीं, निराश नहीं होना है। फिर मैं क्या करने लगी, पैसे की तो तंगी थी, तो मैं वहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। हम कहे चलो स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अपना पढ़ती भी रहूँगी, लेकिन स्कूल में ज़्यादा टाइम देना पड़ता था, इसलिए वहाँ शायद पढ़ाई सही नहीं हो पाती, लेकिन मेहनत पूरा करती थी। सब्जेक्ट तो मेरा पाली था, तो पापा मेरे बुद्धिस्ट थे, मैं भी बुद्धिस्ट थी, तो घर पे पढ़ा हुआ था, और सिलेबस में जो था वो बुकें पूरा अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मेरा कुछ चैप्टर छूट जाता था। वहाँ के बाद वहाँ 2 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया, वहाँ मेरा नहीं हो पाया नेट क्लियर। तो उसी दौरान यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय से एमफिल का फॉर्म निकला। जब एमफिल का फॉर्म निकला मैंने अप्लाई किया, यहाँ आके एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, और उसी दरमियान नेट का एग्ज़ाम भी आने वाला था। तो उस दरमियान मेरा नेट तो हो गया था, क्योंकि एमफिल के लिए ज़रूरी था नेट। तो उस टाइम मेरा नेट तो हो गया था, लेकिन उससे कहाँ मेरा दिल्ली में रह के खर्चा चलने वाला था। तो मैंने सोचा नहीं, मुझे जेआरएफ ही निकालनी है, मेरा नेट से खर्चा नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ रह के मैं शायद पढ़ाई कंप्लीट ना कर पाऊँ। इसलिए ये मेरा उद्देश्य पहले बन गया कि मुझे जेआरएफ ही निकालना है, और जेआरएफ मेरा रह जा रहा था। तो हम सोचे कि क्या किया जाए। खुद से मेहनत कर रही थी, मेहनत ठीक थी, लेकिन गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था। वो किस तरह से मुझे तैयारी करनी चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। उसके लिए मैं तलाश में थी किसी के कि किसी से संपर्क हो तो मुझे गाइडेंस मिले, जिससे मैं शायद गलत ट्रैक पे जा रही थी। तैयारी तो कर रही थी, लेकिन वो शायद गलत ट्रैक था, वो सही डायरेक्शन देने वाला शायद नहीं था मेरी लाइफ में कोई। तो एमफिल में जब एडमिशन हुआ तो वहाँ सर से मुलाकात हुई, जो आप हैं सर। तो आपसे जब मुलाकात हुई तो आप कहे कि मेरा जेआरएफ है और ऐसे ऐसे मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, और मेरा अपना बिप्लब क्लास सेंटर चलता है, आप चाहें तो वहाँ आके हमारी क्लासेस देख अच्छा सकती हैं। लिच्छवी जी, आप जब हमारी कोचिंग से जुड़े तो यहाँ क्या क्या नया होता है? आप बच्चे को बताइए, जो नया बच्चा जुड़ना चाहे या पढ़ना चाहे। आपने तो यहाँ पर पढ़ा है, इसमें आपको क्या क्या नया सिखाया जाता है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ पढ़ने के लिए है। एक वैज्ञानिक टेक्निक, एक वैज्ञानिकता, किसी चीज़ को किस तरह हम आसानी से याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो कितना भी बड़ा कोई भी सेक्शन क्यों ना हो, चाहे वो फर्स्ट पेपर का सेक्शन हो या सेकंड पेपर का सेक्शन हो। तो आप कोचिंग को अपने सफलता में कितना योगदान मानकर चलते हैं? सर, मैं कहना चाहूँगी कि आपसे मिलके ही शायद मैं पहली सीढ़ी क्रॉस की हूँ, क्योंकि अगर आप शायद नहीं मिले होते तो मुझे सही डायरेक्शन नहीं मिला होता, और सही डायरेक्शन नहीं मिला होता तो मैं वहीं उलझ के रह गई होती। क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने का एक सही गुरु का सही दिशा निर्देश बहुत ज़रूरी होता। वो मुझे आपसे मिला। जब मैं आपके यहाँ पहली बार आई, मैंने देखा आपका जो पढ़ाने का ट्रिक जो था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो पहला ट्रिक ये था कि आप कोई भी चीज़ याद कराते थे तो उसमें, जैसे आप बताते थे क्लास में कि अगर कोई चीज़ याद नहीं हो पा रही है तो आपके घर में सबके नाम होते हैं
किसी के भी नाम से कोई भी पॉइंट याद कर लीजिए, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कोई भी पॉइंट याद करना होता था तो मैं कभी अपनी मम्मी का नाम पहले रख लेती तो कभी पापा का नाम पहले रख लेती, और वो चीज़ मुझे बाय द वे याद हो जाती थी। हम कहते ये तो बड़ा नया तरीका, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आपसे मिलके जब आप ये चीज़ें बताने लगे, कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह से चीज़ें रट जाती हैं, याद हो जाती हैं। उन्हें रटने की बजाय अगर उन्हें समझ लिया जाए, उनका कोई भी पॉइंट अपने प्रिय के नाम से उसको याद कर लो, तो वो हमेशा जहन में उतर जाता है। वो चीज़ आपसे सीख के तो मैं, ऐसा लगा कि मैं कोचिंग में ही जेआरएफ कर गई। एग्ज़ाम तो मैं बाद में दी, लेकिन लग रहा था कि हम पहले ही क्रॉस कर गए हैं। और आपने जो जो बताया, आपका जो पढ़ाने का तकनीक था, मुझे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वाकई आपको ध्यान से सुनने की और घर पे रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती थी कि जो मैं भूलूँ ना। और वो जो आपका ट्रक था कि किसी के भी नाम से अपने प्रिय के, या जो चीज़ तुम्हें प्रिय है उसका वर्ड मैच करके आप किस तरह से वाक्य बना के उसको अपने जहन में उतार सकते हैं और वो आपको याद हो जाएगा, वो बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद लिच्छवी जी। एक दो सवाल और है, हम छोटा ही इंटरव्यू रखते हैं। आप नए छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं? कभी कभी उन्हें लगता है कि उसे सफलता नहीं मिलेगी, एक दो असफलता में वो हार मानकर बैठ जाते हैं, बड़ी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो आप उन नए छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो नए छात्र जुड़ना चाहते हैं या जो अभी नहीं जुड़े हैं, उन लोगों को तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में कभी निराश नहीं होना चाहिए। अगर हम लाइफ में एक दो बार अगर असफल हो भी गए हैं, तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कहा गया है ना कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो वो सही भी सिद्ध होती है, क्योंकि जब हम असफल होते हैं ना, तो अपनी कमियों से हम सीखते हैं, और जब हम सीखते हैं तो निखरते हैं, और जब निखरते हैं तो कुछ नया रचते हैं, और जब हम नया रचते हैं तो वाहवाही तो होती ही है समाज में। और वही चीज़ होनी चाहिए। देखिए, गरीबी किसी की रुकावट नहीं बनती है। अगर हम सारे खाना खर्चा का हो गया, अपने सारे शौक के अगर हम खर्चे पूरे कर सकते हैं, तो हम अपना पढ़ाई का खर्चा, उन खर्चों को रोक के क्यों नहीं कर सकते? तो वो तो मेन कारण नहीं हुआ रुकावट का। लेकिन जो लोग निराश हो जाते हैं, उनको निराश ना होके अपना प्रयास करना चाहिए। और आपका तो ये है सर कि जो आपके पास आता है, आप उसको इतना मोटिवेट करते हो, उसको इतना पॉजिटिव कर देते हैं कि वो निराश होना उसके लिए, वो सोचना भी छोड़ देता है कि हाँ, हम अगर असफल हुए हैं तो मैं निराश हो गया, मुझे आगे नहीं करना चाहिए। तो ऐसा निगेटिव चीज़ें आना उसकी लाइफ से हट जाएंगी, क्योंकि आप अपने में पॉजिटिव हैं और आप बच्चों को इतना अच्छे से मोटिवेट करते हैं कि वो सफल होना उसका निश्चित तय हो जाता है। और मैं यही चाहूँगी कि जो भी निगेटिव हो जाते हैं, निगेटिव ना होने की वजह वो पॉजिटिव रहें। और कोचिंग लेना लाइफ में इसलिए ज़रूरी हो जाता है हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि हर किसी के यहाँ सारे लोग शिक्षित नहीं होते हैं, तो वो माहौल नहीं मिल पाता है। और जब वो माहौल नहीं मिलता है तो हम पॉजिटिवनेस नहीं रह पाते हैं, कभी मोटिवेट होते हैं तो कभी लो भी हो जाते हैं। तो इसलिए अगर जब क्लास में रहते हैं तो हम कंटिन्यू एक सही डायरेक्शन में बंधे रहते हैं, और हमें वो चीज़ें रेगुलर में याद रहने लगती हैं। सर कल हमको क्या पूछेंगे, मुझे बताना है, तो वो चीज़ें हमारे दिलो दिमाग में बनी रहती हैं। अच्छा। इसलिए कोचिंग हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी हो जी जाती जी। है। लिच्छवी साक्या जी, ये बताइए कि हम तो क्लास में डेली पूछते हैं, पहला आधा घंटा पूछते ही हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पे? बच्चे ना पहले से तैयार रहते हैं, अरे नहीं सर कुछ पूछने वाले हैं, मुझे कुछ याद करके जाना है, नहीं तो वहाँ जाएंगे तो कहीं नहीं बता पाए तो मुझे लगेगा कि शायद मैं पढ़ती नहीं हूँ। तो वहाँ डांट हम मिलेगी। वहाँ ऐसा ना सर को पता चल जाए कि हम पढ़ते नहीं हैं या मेहनत नहीं करते हैं, तो वो इस चक्कर में वो मेहनत करना सीखता मतलब है। ये पॉजिटिव है। जी बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि वो मेहनत करना सीखता है, इसलिए क्योंकि सर को ये ना लगे कि हम मेहनत नहीं कर रहे, संघर्ष नहीं कर रहे, क्लास में जाके सर डांटे ना कि अरे हम जो बताए थे उसको तुम रिवाइज नहीं की हो। जब रिवाइज नहीं करोगी तो कैसे वो चीज़ें रिमाइंड में रहेंगी। तो इसलिए वो एक्स्ट्रा मेहनत करता है, जिससे कि सर के नज़रों में थोड़ा अच्छे बन के रहें। अच्छा। और मैं एक बात ये भी बोलना चाहेंगे उन सभी स्टूडेंट के लिए
जो यहाँ आके कई तरह की कोचिंग ढूंढते हैं, खोजते हैं कि मुझे कहाँ कोचिंग करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। कहीं कहीं तो बच्चे ऐसी जगह पे कोचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ टीचर पैसा तो ले लेता है बच्चों से, लेकिन उस तरह से उनको गाइडेंस नहीं दे पाता, उस तरह से उनको सिखा नहीं पाता, उनके लक्ष्य तक उनको प्रेरित नहीं कर पाते। इसके लिए मुझे आपकी कोचिंग बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आपके यहाँ जो भी आता है वो ये चीज़ बाद में रख देता है कि कोई पैसे का इशू है। उनका आपका सबसे पहले उद्देश्य ये होता है, अगर मेरा बच्चा कामयाब हो गया तो उसमें मेरा पहले नाम रोशन होगा, उसके बाद उस बच्चे का। इसलिए आप उस चीज़ को बाद में रखते हैं, पहले बच्चे का भविष्य देखते हैं और उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। ये आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, और मैं सभी से यही कहना चाहेंगे कि लाइफ में अच्छा टीचर चुने, तो आप जैसे कोई चुनना बेटर समझें, क्योंकि मैं आपके यहाँ पढ़ी हूँ तो, और ये तो मैं आप सभी लोगों को पहले बताई हूँ कि मैं कितना गरीबी से गुजरी हूँ, तो वो आपके यहाँ आने पर वो समस्या मेरे आड़े नहीं आई। इसलिए सभी को यही एडवाइस देना चाहेंगे कि अच्छा गुरु हर व्यक्ति की लाइफ में कितना महत्व रखता है उसके धन्यवाद लिच्छवी उद्देश्य जी। तक पहुँचाने के जी लिए। धन्यवाद लिच्छवी जी। आपने बहुत मेहनत किया, गांव से शहर तक आए। फर्स्ट पेपर आपने किस तरह पढ़ा और मैंने किस तरह पढ़ाया, उसे संक्षिप्त में बताने का कष्ट कीजिए, कोशिश कीजिए। जी जी सर, बिल्कुल। आपके यहाँ जब मैं सर फर्स्ट पेपर पढ़ती थी तो पहले तो मुझे बहुत डर लगता था, तो मैं क्लास में सबसे पीछे बैठती थी डर की वजह से कि कहीं हम ही को ना पहले खड़ा कर दिया जाए क्वेश्चन पूछने के लिए। लेकिन क्या होता था ना सर, मेरे अंदर तो ये हमेशा से ही रहा था कि नहीं, मुझे ये एग्ज़ाम पास ही करना है। तो भले ही डर लगता था लेकिन जुनून कम नहीं था, तो मैं पीछे बैठ के भी वो चीज़ें सीखने की कोशिश करती रहती थी। आगे स्टूडेंट बैठे हुए होते थे, वो हमसे पहले आंसर दे देते थे, मैं नहीं दे पाती थी, तो मैं हमेशा कॉपी पे वो क्वेश्चन करती रहती थी। मैं ये तो जानती थी कि मैं इसका हल निकाल लूँगी, लेकिन टाइम लगता था, और जो टाइम लगता था वही चीज़ मैं आपसे सीखी कि जो टाइम लग रहा है उसको कम कैसे किया जाए। तो वही जो आपने ट्रिक दी हमको, वही काम आई हमारे, क्योंकि वहाँ 1 घंटा होता है एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर के लिए, और वहाँ हम पूरा क्वेश्चन हल करके अगर कोई भी आंसर निकालेंगे तो मेरे लिए टाइम कम पड़ जाएगा। और वो ट्रिक जो आप देते थे कि इसको शॉर्ट में किस तरह से हल निकाल लेना चाहिए, वो मेरे लाइफ में काम कर गया, क्योंकि मुझे देर से क्वेश्चन करने की आदत थी, लेकिन आपके जो टिप्स रहते थे, शॉर्टकट बताने का आइडिया रहता था आंसर को निकालने के लिए। पहले तो आप लॉन्ग में समझाते थे, लॉन्ग में पूरा समझाने के बाद में आप शॉर्ट का दे देते थे, क्योंकि शॉर्ट जब लॉन्ग समझ जाओगे तो शॉर्ट आप अपने आप से एकदम निकाल लोगे। तो वो ट्रिक आप जो देते थे वो सर कमाल का था, और वही काम में आया मेरे। धन्यवाद लिच्छवी जी। आपने बेशकीमती और बहुमूल्य समय दिया और एक नया मिसाल कायम किया सफलता प्राप्त करके। गांव से शहर तक की जो कहानी थी, उस कहानी के लिए आप बेमिसाल हैं। आप एक सफलता के सीढ़ी के रूप में साबित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सर।